नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम अभ्यास और रिवीजन की श्रृंखला के अंतर्गत करंट अफेयर और जीएस के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो आपका लक्ष्य, आपका जीवन है, इसी ध्येय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उस संदर्भ में आपके वनडे एग्जामिनेशन और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के संदर्भ में प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आज के इस विशेष सेशन में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित विषय पर और उसके संदर्भ में जो अब तक के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे और साथ ही समसामयिक संदर्भ 2024 और 25 के घटनाक्रम में जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा में रहे सब्जेक्ट हैं, जो चर्चा में आए घटनाक्रम हैं, उन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। क्योंकि इस समय हमने देखा है कि क्या क्या राज्य व्यवस्था के संदर्भ में क्या चीज़ें जो निरंतर न्यूज़ में बनी रही हैं, वहाँ से प्रश्न देखने की संभावना हमें एग्जाम में होगी। तो उस पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास हम आज करेंगे। तो पीवाईक्यू के साथ ही हम करंट अफेयर के घटनाक्रम को भी ध्यान में रखते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ेंगे। तो आज के क्या क्या टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं कि अभ्यास करने से पहले उन विशेष तथ्यों को देख लें, उन विशेष टॉपिक को देख लें जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो इस संदर्भ में हम प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना चर्चा में था, जी हाँ बिल्कुल, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संशोधन किया गया प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया, उसे हाल ही में न्यूज़ बनाया गया था कि इन शब्द आपातकाल के दौरान जो उनको शामिल किया गया, तो उस पर भी चर्चा था। तो वहाँ से प्रश्न देखने को हमें मिल सकता है, तो वहाँ से संभावित प्रश्नों को हम देखेंगे और प्रस्तावना के विषय में आधारित जो पीवाईक्यू हैं उन्हें भी करने का प्रयास करेंगे। हम मूल अधिकार देखेंगे, डीपीएसपी देखेंगे, संसद के संदर्भ में प्रश्नों को देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, विशेष रूप से उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दिया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उस संदर्भ में हम प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। आगे हम और ऐसे टॉपिक हैं जो चर्चा में रहे हैं, उन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे और उन पर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करते हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो इस संदर्भ में हमने अप्रैल 2025 में तमिलनाडु राज्य विवाद के संदर्भ में राज्यपाल बहुत चर्चा में था, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में यहाँ निर्णय दिया गया, तो उस पर को भी हम प्रश्न के रूप में देखेंगे। और साथ ही संसद सत्र में मानसून सत्र के दौरान अगस्त में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन में वृद्धि की गई, वहाँ 6 माह के लिए और राष्ट्रपति शासन को बढ़ा दिया गया, ये चर्चा में था, इसको देखेंगे। और महाभियोग शब्द चर्चा में था, जस्टिस यशवंत वर्मा के संदर्भ में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया संसद में, तो इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे और वहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उनको भी चर्चा करेंगे। और हाल ही में संविधान हत्या दिवस मनाया गया, इस पर ही प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का अभ्यास। और आप बस प्रश्नों को देखेंगे और उसका जवाब देंगे और संबंधित जो विषय है उसको रिकॉल और रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फ्यूचर ऑफिसर्स की टीम का महत्वपूर्ण ये उद्देश्य होता है कि आप जो पढ़ चुके हैं, जो एक वर्ष से आप पढ़ रहे हैं, उस संदर्भ में प्रश्नों का अभ्यास कर लें और एग्ज़ाम के पहले अपने विषय को बिल्कुल तैयार कर लें और एग्ज़ाम के पूर्व एकदम तैयारी के साथ प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और तब एग्ज़ाम देने आप जाइए। तो एग्ज़ाम हॉल में आप एक संतुष्टि के भाव में जाएंगे कि हाँ, हमने उन चीज़ों को देख के पढ़ रखा है जो इस समय करंट में थे या जो पहले भी पेपर में आ चुके हैं। तो इसके साथ ही आइए अभ्यास करते हैं अपने पहले प्रश्न का और शुरुआत करते हैं विशेष श्रृंखला का, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था के पीवाईक्यू और उसके करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, जवाब दीजिएगा, निम्न उद्देश्यों में कौन सा एक भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। प्रस्तावना का यह प्रश्न है, 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है कि कौन सा एक उद्देश्य संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी है आर्थिक स्वतंत्रता और डी है विश्वास की स्वतंत्रता। तो साथियों, संविधान के प्रस्तावना में 3 को शामिल किया गया है, लेकिन ऑप्शन सी में वर्णित आर्थिक स्वतंत्रता को शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। संविधान में विचार की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है और विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ये भी शामिल किया गया है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उनका अभ्यास किया जा रहा है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। और आपके ऑप्शन हैं ए, यह लागू किया जा सकता है, बी, यह लागू नहीं किया जा सकता, और ऑप्शन सी, इसी विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है, या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, भारत संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक आदर्श स्थिति को वर्णन करती है और संपूर्ण संविधान के सारांश के रूप में उसे देखा जाता है। जब कहीं संविधान में व्याख्या की समस्या होती है तो उसकी सहायता ली जाती है। तो संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में यह प्रावधान है कि वह परिवर्तनीय नहीं है, वह न्याय योग्य नहीं है, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, इसे लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, इसे लागू नहीं किया जा सकता। अर्थात भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वो परिवर्तनीय नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्टेटमेंट का प्रश्न है। एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम सही ऑप्शन का जवाब देंगे। और आप भी एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के आप सही जवाब जो होगा उसे कमेंट कीजिएगा। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि बेरोजगारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। और स्टेटमेंट बी कह रहा है कि बम्बई वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। और स्टेटमेंट सी कह रहा है कि केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को आधारभूत संरचना माना। ये तीनों स्टेटमेंट 3 वाद से संबंधित है और तीनों विवाद प्रस्तावना के संदर्भ में आए थे। उसे संविधान का भाग माना जाए या ना माना जाए, इस संदर्भ में तो इसमें वर्णित सभी स्टेटमेंट सही हैं या गलत, ये आपको बताना है। कितने सही हैं, आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 या सभी 3। तो साथियों, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विवाद में जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय रहा है, उस संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी शब्द मूल संविधान में शामिल नहीं था। संविधान की प्रस्तावना में जब मूल संविधान का निर्माण हुआ था तब वह उसमें शामिल नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया भारतीय संविधान में। तो कौन सा संशोधन था जिसके तहत इसे जोड़ा गया। तो साथियों, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और प्रश्न था आपका सिर्फ समाजवादी शब्द के बारे में। तो समाजवादी शब्द 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावना को आप जब पढ़ते हैं तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था संविधान के प्रस्तावना में की गई है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। संविधान के संबंध में जो राजनीतिकविद रहे हैं और जो संविधान निर्माता रहे हैं, उन्होंने उसके विषय में क्या स्टेटमेंट दिया है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, इस संदर्भ में आप देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ भी हम स्टेटमेंट के प्रश्न देखेंगे और स्टेटमेंट के प्रश्नों में दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर सही जवाब आप कमेंट कीजिएगा। और स्टेटमेंट ए है कि भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के संबंध में प्रावधान है। क्या ये सही है, ये आपको बताइए। और स्टेटमेंट बी कह रहा है कि मूल अधिकार की धारणा को भारतीय संविधान में सोवियत संघ से लिया गया है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, या केवल ए सही है केवल बी सही है। साथियों, भारत के संविधान की भाग 3 में मूल अधिकार के संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का
प्रावधान जो है वो मूल अधिकार के संदर्भ में है। लेकिन स्टेटमेंट जो बी कह रहा है कि मूल अधिकार की धारणा को भारतीय संविधान में सोवियत संघ से लिया गया है, ये गलत है। मूल अधिकार की धारणा अमेरिका यूएसए से ली गई है और यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है, तो अमेरिका से लिया गया है, ना कि सोवियत संघ से लिया है गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो केवल ए आपका सही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल ए सही है कि मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है और मूल अधिकार की जो धारणा है भारत ने अमेरिका के संविधान से अपनाई है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निजता का अधिकार संरक्षित है? मूल अधिकार के प्रश्नों को देखते समय उसके अनुच्छेदों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आपका प्रश्न है कि निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? तो साथियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आपका निजता का अधिकार संरक्षित है और इस संदर्भ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो वो आर्टिकल 21 में है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 2017 के मामला में 2017 का एक विवाद जो था के पुट्टा स्वामीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल माना था। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, विचारधारा का अभाव, ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा का अभाव, ऑप्शन सी, विशेषाधिकारों का अभाव या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, समाज में समानता होने का आशय यह है कि समाज में विशेषाधिकारों का अभाव हो, किसी को विशेष स्थिति न प्रदान की जाए, सभी को समान वर्गों में बांटा जाए, सभी को समानता का अधिकार हो। इसका आशय यही होता है कि विशेषाधिकारों का अभाव वहाँ पे ना हो और कोई ऑप्शन इसमें सेट नहीं होता है। तो यही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन देश के शासन के लिए आधारभूत है? आपके ऑप्शन है राज्य के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों। भारत के संविधान में कौन सा निम्न में से ऐसे कौन सा है जो देश के शासन के लिए आधारभूत हैं? बताइएगा कमेंट करके इसका सही जवाब। तो साथियों, जब हम DPSP देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हाँ हम स्टेट पॉलिसी देख रहे हैं अर्थात शासन में जो नियम बनाए जाएंगे उसमें इन तत्वों को शामिल किया जाएगा। तो कौन देश के शासन के लिए आधारभूत है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये शासन के लिए आधारभूत हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। राज्य के निदेशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट का प्रश्न है। दोनों स्टेटमेंट देखेंगे और फिर सही जवाब तक पहुंचेंगे। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार शामिल है या उसका प्रावधान किया गया है। स्टेटमेंट बी कह रहा है अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। केवल ए, केवल बी या सी? ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी दोनों या फिर डी, ना तो ए सही सुमेलित है ना तो बी। तो साथियों, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत वर्णित मूल अधिकार में इन अधिकारों की 6 प्रकार के अधिकारों की व्यवस्था की गई है। उसी में ये हैं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार और संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। तो इस संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन है और अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? आर्टिकल 31 में मूल संविधान में
संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था। आपको बताना है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। आपके ऑप्शन है 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आप कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है कि 1978 में 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में था, उसे समाप्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे समाप्त किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे है। ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है समानता के अधिकार से, ऑप्शन बी मतदान के अधिकार से, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन डी सुरक्षा से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो बताइए अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। साथियों, मूल अधिकार 12 से 35 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत वर्णित है, जिसमें 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान निहित है। तो हम बताएंगे कि अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान, इसमें हम स्टेटमेंट के प्रश्न को देखेंगे और 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना होगा कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही हैं। और स्टेटमेंट ए कह रहा है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, और स्टेटमेंट बी कह रहा है कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का प्रावधान है। स्टेटमेंट सी कह रहा है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, और स्टेटमेंट डी कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। तो साथियों, एक एक स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उपरोक्त सभी स्टेटमेंट हमको सही लगेंगे, और सही स्टेटमेंट सही हैं भी कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, ये भी सही है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, अर्थात इनके उल्लंघन की स्थिति में आप न्यायपालिका जा सकते हैं, ये भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है, ये भी सही है। और ये स्वयं में एक मूल अधिकार है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो आपका जवाब होगा सभी 4 सही हैं, ऑप्शन डी। सभी चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में किस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। हम अभी प्रस्तावना और प्रस्तावना के बाद मूल अधिकारों का जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपकी यात्रा करना या विदेश यात्रा करना आपका निजी मामला है, और निजता का अधिकार या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपका विदेश यात्रा का अधिकार संरक्षित है, और ये एक मूल अधिकार है। इसी अनुच्छेद 21 का जो दायरा है वो निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है, और अनुच्छेद 21 हाल ही में चर्चा में भी रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पहुंच के अधिकार को, अर्थात जो डिजिटल रूप से, अर्थात जो KYC है आपका, और जो पेमेंट करना है ऑनलाइन, या जो भी ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं, योजनाएं हो रही हैं, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, इससे कोई छूटा न रह जाए। इस संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहा अनुच्छेद 21 की डिजिटल पहुंच के अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित माना है। तो ये चर्चा का विषय रहा, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। करंट का मुद्दा यहाँ से आपका जुड़ता है। तो अनुच्छेद 21 में डिजिटल पहुंच के अधिकार को भी शामिल कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस प्रश्न क्या था, विदेश यात्रा का अधिकार को संरक्षण किसमें प्राप्त है,
अनुच्छेद 21 में। निजता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में। नींद का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में। आपको अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में। तो ये सभी अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 एक व्यापक मूल अधिकार है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट का प्रश्न है और स्टेटमेंट में हम देखेंगे इसके प्रश्नों को। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है और स्टेटमेंट भी कह रहा है कि जिस पर लोक स्वास्थ्य सदाचार के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या फिर डी, न तो ए न ही बी। तो साथियों, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने पर अनुच्छेद 25 में वर्णित प्रावधान और साथ ही उस पर लगने वाले युक्त प्रतिबंध दोनों सही हैं कि स्टेटमेंट ए में वर्णित अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो अधिकार है वो प्रावधान है आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत। तो ये स्टेटमेंट ए भी सही है और इस संदर्भ में मतलब आपको जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। किस आधार पर? लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर उस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इस पर स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था और सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी विरोध करने का अधिकार। तो जो मूल अधिकारों को हम देखते हैं तो मूल अधिकार के संदर्भ में संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में इनका वर्णन किया गया है। समानता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। और शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो इस संदर्भ में आर्टिकल 25 से 28 में धर्म स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी व्याख्या की गई है। उसके संबंध में प्रावधान नहीं था, लेकिन विरोध करने का अधिकार मूल अधिकार के जो भाग 3 में 12 से 35 तक वर्णित है उसमें विरोध करने का अधिकार आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा कि मूल अधिकारों में विरोध करने का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? अर्थात मौलिक अधिकारों में संसद के क्या अधिकार हैं, उसमें संशोधन कर सकती है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में यह अधिकार संसद को दिया? ऑप्शन ए है गोपालनवाद, ऑप्शन बी है गोलकनाथवाद, ऑप्शन सी है केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अपने गोलकनाथवाद के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं और संसद उसमें संशोधन कर सकती है। संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये उसका सर्वोच्च अधिकार है। तो गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। केशवानंद भारतीवाद से आप परिचित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत संरचना का जो अवधारणा है उसको प्रकट किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। दोनों प्रश्नों को, ये प्रश्न स्टेटमेंट का है, दोनों स्टेटमेंट हम ध्यान से पढ़ेंगे और सही जवाब
बताएंगे। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना का समावेश है वो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है। और स्टेटमेंट बी कह रहा है कि इन तत्वों में निहित प्रावधान किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, या ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी ना तो ए ना तो बी। तो अब तक हम मूल अधिकार के प्रश्न कर रहे थे, अब हम डीपीएसपी के प्रश्न कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, दोनों को आप जब पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट ए कह रहा है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संकल्पना का जो समावेश है संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट बी कह रहा है कि इन तत्वों में निहित जो प्रावधान है वो किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो वाद्य योग्य नहीं है, वो परिवर्तनीय नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिए हैं और दूसरी तरफ उसमें निहित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा एक सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 44 जिसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 48 जिसमें कृषि और पशुपालन का प्रावधान है। ऑप्शन सी कह रहा है कि अनुच्छेद 50 जिसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही हैं। तो इनमें कौन सा एक सही है ये आपको बताना है। तो साथियों सभी जो अनुच्छेद और संबंधित प्रावधान है उनका सबका सही सुमेलन किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा कि उपरोक्त सभी सही हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। संविधान संशोधन से प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इस संदर्भ में आपको बताना है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा श्रमिकों की जो भागीदारी है प्रबंधन में वो सुनिश्चित की गई। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 39 से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 से, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वर्णित ऑप्शन में जो सभी आर्टिकल हैं ये सभी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में शामिल किए गए हैं। लेकिन इनमें से किसके अंतर्गत श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 43A के अंतर्गत अर्थात अनुच्छेद 43A के अंतर्गत यह प्रावधान सुनिश्चित किया गया कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अब निभाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। इस प्रश्न को हम इस रूप में भी पढ़ सकते हैं कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में जो भारतीय विदेश नीति का आधार है। इस संबंध में भी PYQ देखने को मिलता है। आपके ऑप्शन है, अब बताइए इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय विदेश नीति का आधार है या उससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 312, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। साथियों एक एक ऑप्शन की अगर हम व्याख्या करें तो हम सही जवाब तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अनुच्छेद 368 में हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तथा संविधान संशोधन की बात की गई है। अनुच्छेद 312 में राज्यसभा के संदर्भ में विशेष अधिकार की बात की गई है अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में। अनुच्छेद 40 पंचायती राज के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज के गठन की बात करता है। तो अनुच्छेद 51 अर्थात ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि भारतीय विदेश नीति का जो संबंधित है अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से कौन सा निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो साथियों ऑप्शन ए है मादक पदार्थों का निषेध, ऑप्शन बी है काम का अधिकार, ऑप्शन सी है समान कार्य हेतु समान वेतन, और ऑप्शन डी है सूचना का अधिकार। तो साथियों हम जानते हैं कि मादक पदार्थों का निषेध के संदर्भ में कल्याणकारी सिद्धांत लगता है तो ये डीपीएसपी में है। काम का अधिकार अर्थात स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान वेतन या काम का अधिकार जैसे बात कहाँ किया गया है, ये डीपीएसपी में किया गया है। लेकिन सूचना का अधिकार और इसको संविधान में
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने निहित माना है, जिसमें हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसी में सूचना के अधिकार को भी निहित माना है। तो सूचना का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है, ना कि डीपीएसपी अर्थात निदेशक तत्व से। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। आगे पढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया। हमने मूल अधिकार प्रस्तावना देखा, मूल अधिकार देखा, डीपीएसपी के भी कुछ प्रश्न देखे। अब हम मूल कर्तव्य के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, और इसमें आपका पहला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार समिति, ऑप्शन सी संस्थानम समिति, ऑप्शन डी धर आयोग। तो साथियों, मूल कर्तव्य का प्रावधान भी मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में शामिल किया गया और इसे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया, और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या या उनका प्रावधान संविधान में किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट वन इज, निम्न में कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन के रूप में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, उसमें बताना है आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, मौलिक कर्तव्य का भाग नहीं है। एक एक ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है, कौन सा प्रावधान उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि ग्राम पंचायती गठन में सहायता करना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। कितनी प्यारी प्यारी बातें की गई हैं। तो साथियों, अभी हमने डीपीएसपी को देखा और उसमें अनुच्छेद 40 का चर्चा आया था। तो अनुच्छेद 40 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों गठन का प्रावधान है। तो ग्राम पंचायतों गठन किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का हिस्सा है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। यह मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। हम संविधान की विशेषता या जो शासन का स्वरूप है उस संबंध में प्रश्नों को देख रहे हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है संसदात्मक सरकार अर्थात पार्लियामेंट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है अध्यक्षात्मक सरकार अर्थात प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट, और ऑप्शन सी कह रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, और ऑप्शन डी कह रहा है संघात्मक सरकार। इसमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है, ये आपको बताना है। तो साथियों, अध्यक्षात्मक सरकार या प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये अमेरिकी संविधान की विशेषता है। अमेरिका में इस प्रकार का शासन प्रचलित है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। बाकी सभी विशेषताएं भारतीय संविधान में या भारतीय शासन पद्धति में देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना अनुमति कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? बिना अनुमति संसद की उपस्थिति के संदर्भ में चर्चा में रहता है। जब संसद का सत्र चलता है तो उसमें उसकी उपस्थिति अर्थात जो संसद सदस्य हैं वो बहुत कम आते हैं, बहुत कम चर्चा में भाग लेते हैं। तो ये करंट से अगर इसको जोड़ने का प्रयास करें तो ये समसामयिक संदर्भ का प्रश्न भी हम इसे देख सकते हैं उस रूप में। तो ये चर्चा का विषय रहा है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान रखना आवश्यक है। तो कितने दिन की अनुपस्थिति पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? और आपके ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। तो साथियों, इस संदर्भ में ऑप्शन बी आपका सही है कि 60 दिन की अनुपस्थिति पर, 60 दिन अगर बिना अनुमति पर कोई सांसद संसद पर नहीं आता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर कि निम्न में कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? संसद सत्र हाल ही में अगस्त 2025 में संसद का मानसून सत्र संपन्न हुआ। उस संदर्भ में अगर हम देखें तो इसे समसामयिक संदर्भ से जोड़ सकते हैं प्रश्न को। और बताइएगा इनमें कि प्रश्न है कि निम्न में कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? आपके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्री और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो साथियों,
लोकसभा के सत्र को अवसान करने के लिए प्राधिकार जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की संसद मिलकर बनी होती है, और 4 तथ्य दिए हैं, आपको उसमें बताना है कि भारतीय संसद जो है वो किससे पूर्ण होती है, किससे मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। क्या इन चारों से मिलकर बनी होती है संसद, या फिर किन्हीं 2 से, या किन्हीं 1 से? आपके ऑप्शन क्या है? ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी सभी 4, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद के में राष्ट्रपति शामिल होते हैं, लोकसभा शामिल होती है, राज्यसभा शामिल होती है। इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ये तीनों संसद के अभिन्न अंग हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, केवल 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? PYQ के साथ साथ ही समय के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन किया गया था। 2 दिन का यह सम्मेलन था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया था, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसको संबोधन किया था। 2 दिन का जो ये सम्मेलन था, यह संचालित किया गया दिल्ली में हाल ही में। तो यह करंट का विषय भी रहा है, तो इसलिए चर्चा का संदर्भ देखेंगे, और इसका सही ऑप्शन आप बताइएगा कि क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अनुच्छेद 1925 में किसे केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी CR दत्त। तो साथियों, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। ये सही जवाब है, ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल को आप ध्यान में रखेंगे। और हाल ही में जो सम्मेलन हुआ है, इसलिए भी ये चर्चा में रहा है, तो इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सम्मेलन भी आप ध्यान में रखना है आपको, और विट्ठल भाई पटेल का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि, और इस संदर्भ में एक बात और कि 1925 से और आज हम 2025 की बात करें तो इसे 100 वर्ष हो गए हैं, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? तो आपके ऑप्शन हैं GV मावलंकर, ऑप्शन बी मनोहर जोशी, ऑप्शन सी PA संगमा, ऑप्शन डी मीरा कुमार। तो साथियों, ऑप्शन सी PA संगमा, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। ये भारत में प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे। अगर हम और ऑप्शन की चर्चा करें तो GV मावलंकर ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, मीरा कुमार ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं लोकसभा की। तो इन दोनों को भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम जनजातीय अध्यक्ष लोग जो थे लोकसभा के, वो PA संगमा, इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा सही है? आपके 4 ऑप्शन में 4 अनुच्छेद दिए हैं, और आपको बताना है उनमें से कौन सा एक सही है। और ये सभी जो अनुच्छेद दिए हैं, हाल ही में सब किसी न किसी कारण चर्चा में रहे हैं। समसामयिकी जोड़ते हुए प्रश्नों को बनाया गया है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महायोग से संबंधित है। ऑप्शन बी में वर्णित अनुच्छेद 67 ख 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 90 में वर्णित है स्पीकर को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद ये सभी प्रक्रियाएं चर्चा में थी। तो उस संदर्भ में हमको देखेंगे तो उपरोक्त सभी जो मिलान है, सभी जो अनुच्छेद तथा संबंधित प्रावधान हैं, सभी सही सुमेलित हैं। तो आपको सभी को ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा का प्रावधान है। अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 90 में स्पीकर को हटाने के संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 94 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के संबंध में प्रावधान है। तो ये सभी सही हैं। ऑप्शन ई आपका सही जवाब होगा। उपरोक्त सभी अनुच्छेद तथा उनके प्रावधान सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट का प्रश्न है। 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं। दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा सही है। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। स्टेटमेंट बी कह रहा है कि निर्वाचक मंडल में संसद
और राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अभी हाल में हुआ और देश को 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी मिले हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और स्टेटमेंट दोनों बताइए इनमें से कौन सा सही है, केवल ए, केवल बी, या दोनों, या न तो ए न तो बी। तो साथियों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल सेम पद्धति जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की है उसी प्रकार से होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। लेकिन जो निर्वाचक मंडल के संदर्भ में स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें संसद और राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के सदस्य शामिल होते हैं और उसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों को शामिल किया जाता है। और उपराष्ट्रपति का से अलग राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, उसमें संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है, उसमें संसद के और विधानसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये अंतर है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की भूमिका नहीं होती, केवल संसद के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो स्टेटमेंट बी गलत है, आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल ए सही है। ऑप्शन ए केवल एक इसमें से सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ये भी हाल में आपका बहुत ही चर्चा में प्रश्न रहा, जब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी ने 14 सवालों पर, आपने इसे हेडिंग देखी होगी न्यूज़पेपर में कि 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी ने सलाह मांगी है। तो इस संदर्भ में ये चर्चा का विषय रहा है, करंट अफेयर में इसे हम निरंतर देखते रहे हैं। और तो ये इसके संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है और किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 32। तो साथियों, संविधान के अनुच्छेद 143 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे विषय पर जिसमें संविधान का कोई बहुत ही गहरा प्रश्न हो, तो उस संदर्भ में या फिर किसी संवैधानिक पद के संदर्भ में विचार करना हो, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई या मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 इस बात का प्रावधान करता है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 143। ये चर्चा में रहा निरंतर, तो इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। इसी संदर्भ में है जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था अप्रैल 2025 का, जो निरंतर विवाद में रहा, उससे संबंध में प्रश्न है और आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है और सही जवाब आपको कमेंट करना है। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं, विधेयक पर स्वीकृति दे दें, अस्वीकार कर दें या पुनर्विचार के लिए वापस कर दें। और बी कह रहा है कि अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में सही कौन सा है, केवल ए, केवल बी, या दोनों ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, संविधान के अनुच्छेद 200 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं, या तो विधेयक पर स्वीकृति दे दें, या उसे अस्वीकार कर दें, या पुनर्विचार के लिए वापस कर दें। लेकिन वीटो की शक्ति, विधेयक को अपने पास रोकने की शक्ति के संदर्भ में कोई प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया था। और आगे का स्टेटमेंट अनुच्छेद 201 कह रहा है कि इसके तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं या विचार करने के लिए उनके पास भेज सकते हैं, लेकिन कितने समय तक, इसका विवरण इसमें नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अनुच्छेद में 200 में और अनुच्छेद 201 में इस तरह के प्रावधान संविधान में वर्णित हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन इस संदर्भ में विवाद इसलिए देखा गया कि राज्यपाल के द्वारा विधेयक को लंबे समय तक उस पर विचार करने के लिए अपने पास रोक रखा गया था, उस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा था। उस संदर्भ में भी पूरी चर्चा फ्यूचर ऑफिसर की टीम द्वारा की गई है, उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा कि तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में राज्यपाल का विवाद क्या था और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था, और साथ ही राष्ट्रपति जी का सुप्रीम कोर्ट से सवाल क्या पूछा गया था। इस संदर्भ में जो क्लास
या सेशन रिकॉर्ड किया गया है उसका लिंक आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 142 में क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 142 भी चर्चा में रहा, इसमें क्या प्रावधान है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्याय का अधिकार, या ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय की पूर्णावलोकन की शक्ति। तो साथियों, अनुच्छेद 42 में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय का अधिकार है। जब कोई ऐसा विवाद जो बहुत दिन से लंबित हो उस पर विचार करने की बात आती है तो अनुच्छेद 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, जिसमें पूर्ण न्याय की व्याख्या या पूर्ण न्याय का प्रावधान निहित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अभिलेख न्यायालय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय की व्याख्या की गई है। पुनर्विलोकन की और विशेष इजाज़त की बात करें तो अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में विशेष इजाज़त की का जो प्रावधान है वो है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 136 इसमें उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त का प्रावधान किया गया है। और उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय ये आर्टिकल 129 में है, और उच्चतम न्यायालय का पूर्ण न्याय का ये 142 में है, और उच्चतम न्यायालय की पूर्णावलोकन शक्ति ये आर्टिकल 137 में है। इन सभी आर्टिकल को आप ध्यान में रखेंगे। और जो चर्चा का विषय रहा है वो आर्टिकल 142, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल का जो विवाद था उसमें निर्णय दिया था, और राज्यपाल और राष्ट्रपति पर विधेयक को कितने समय तक उन पर विचार करने के लिए अपने पास रखा जा सके, इस संदर्भ में टाइम लिमिट के संदर्भ में उन्होंने निर्णय दिया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक सही है। इस संदर्भ में राज्यपाल के संदर्भ में इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं तो उसमें निहित प्रावधानों की बात की गई है, तो इसमें कौन सा एक सही है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है, और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता है। जब तमिलनाडु राज्य के संबंध में राज्यपाल का विषय इतना चर्चा में रहा है तो उस संदर्भ में राज्यपाल के संदर्भ में और क्या प्रावधान है संविधान में, इनको देखना आवश्यक हो जाता है जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उस संदर्भ में ये सभी आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है और सभी सही सुमेलित हैं। 153 में राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में प्रावधान है, और 155 में राज्यपालों की नियुक्ति कैसी होगी ये प्रावधान है, 157 में राज्यपाल की योग्यता क्या होगी ये प्रावधान है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा कि उपयुक्त सभी आर्टिकल तथा संबंधित प्रावधान सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में सही चुनाव कीजिए। इसमें भी आपके 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। ए कह रहा है कि 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया। बी कह रहा है कि संविधान को अंगीकृत करने की 75वीं वर्षगांठ वर्ष 2024 में नवंबर 2024 में मनाई गई। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ये आपका समसामयिकी संदर्भ से संबंधित घटनाक्रम है, क्योंकि 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया, और इसे मनाया जाता है क्यों, इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, और इस वर्ष अर्थात 2024 में इस बार इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा कि सभी स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का प्रश्न है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको दोनों ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कौन सा सही है। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना को शुरू किया गया, और बी कह रहा है कि इसका उद्देश्य है कि भूमि स्वामित्व का दस्तावेजीकरण करना और संपत्ति कार्ड को जारी करना। ये योजना के संबंध में है। इस योजना को 5 वर्ष हो चुके हैं, तो इस संदर्भ में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। जो योजनाएं 5 वर्ष या 10 वर्षों की हो गई हों उन्हें आप जरूर ध्यान में रख के जाइएगा एग्जाम देने के लिए। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कौन सा सही है, केवल ए, केवल बी, या फिर दोनों ए और बी दोनों सही हैं। कौन सा इसमें सही है आपको बताना है। साथियों, इस संदर्भ में दोनों कथन सही है। स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य यह है कि भूमि स्वामित्व का दस्तावेजीकरण करना और संपत्ति कार्ड जारी करना।
तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। ये आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है, और आपके ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, गोवा, गुजरात। साथियों, किसी राज्य की स्थापना के अगर 50 वर्ष हो चुके हैं तो वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, इस संदर्भ में आपका ऑप्शन ए सही स्टेटमेंट है, सही जवाब है कि सिक्किम ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। और साथ ही इस संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वहाँ से भी हमको स्टेट पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सिक्किम का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 371 च, या अगर बोले तो 371 यफ में सिक्किम राज्य का वर्णन किया गया है। ये संविधान के भाग 21 में वर्णित कुछ विशेष उपबंध हैं, विशेष प्रावधान है, उस संदर्भ में आर्टिकल 371 के संदर्भ में उसके जो कई भाग हैं उनका वर्णन किया गया है। इसमें सिक्किम राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया इस वर्ष, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिक्किम के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 371 च या 371 यफ की बात करें तो उस संदर्भ में सिक्किम की व्याख्या की गई है, उसके संदर्भ में प्रावधान संविधान में किया गया है। अगर हम और ऑप्शन की बात करें तो गुजरात के संदर्भ में प्रावधान आपको 371 में दिखेगा, नागालैंड के संदर्भ में प्रावधान आपको 371 क में दिखेगा, और गोवा राज्य के संदर्भ में आपको प्रावधान 371 झ में देखने को मिलेगा। तो ये सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और इसमें न केवल समसामयिक के संदर्भ के संबंध में इसको इम्पोर्टेंट देखेंगे कि हाँ 50 वर्ष हो गए हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, बल्कि पीवाईक्यू अगर हम उठा कर देखें तो उस यहाँ से निरंतर प्रश्न बनते रहे हैं। तो ये सभी आर्टिकल और ये प्रावधान इम्पोर्टेंट है। सिक्किम के बारे में बात करें 371 च में इसका प्रावधान किया गया है, नागालैंड 371 क में, गोवा 371 झ में, और गुजरात 371 में, साथ में महाराष्ट्र भी है, उसके संदर्भ में इसमें प्रावधान दिया गया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। 50वां स्थापना दिवस मनाया गया सिक्किम के द्वारा इस वर्ष। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंध पर समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया है। केंद्र राज्य संबंध में कई समितियों का गठन किया गया है समय समय पर, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, इनको हम पीवाईक्यू में अगर देखें तो वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन हाल ही में अगर करंट की बात करें, समसामयिक के संदर्भ की बात करें, तो वर्ष 2025 में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कोरियन जोसेफ समिति, रमेश चंद्र समिति, अनुपम वर्मा समिति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, तमिलनाडु सरकार के द्वारा जस्टिस कोरियन जोसेफ समिति की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। इस समिति का नाम आप ध्यान में रखेंगे, जस्टिस कोरियन जोसेफ समिति। ये हाल ही में चर्चा में रही है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य में संसद ने मानसून सत्र में राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर या मिजोरम। तो आंतरिक अशांति या फिर जब राज्य का संचालन संविधान के उपबंधों के आधार पर नहीं होता तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया जाता है। तो मणिपुर राज्य में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी जहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, और हाल में अगस्त 2025 में मानसून सत्र में संसद ने राष्ट्रपति शासन में वृद्धि की है और इसमें 6 माह की और वृद्धि कर दी गई है। तो मणिपुर राज्य ऑप्शन इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसे एक बार में 6 माह के लिए ही बढ़ाया जाता है। साधारण बहुमत से संसद इसमें वृद्धि कर सकती है। और अधिकतम राष्ट्रपति शासन को कितने वर्षों तक लागू किया जा सकता है, तो अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। तो मणिपुर राज्य आपको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लागू है, जिसे हाल ही में संसद ने अपने मानसून सत्र में अगस्त 2025 में 6 माह के लिए बढ़ाया है।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में पहली बार लोकपाल दिवस कब मनाया गया। पहली बार मनाया गया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। आपके ऑप्शन है 14 जनवरी 2025, ऑप्शन बी 15 जनवरी 2025 या ऑप्शन सी 16 जनवरी 2025, ऑप्शन डी 17 जनवरी 2025। साथियों, भारत में लोकपाल की चर्चा बहुत लंबे समय से रही है, लेकिन 16 जनवरी 2014 को इसे स्थापना की गई लोकपाल की। तो ये 16 जनवरी 2014 में इसकी स्थापना हुई। इसकी वर्षगांठ पर, इसके 10 वर्ष होने पर इस 2025 में पहली बार लोकपाल दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। 16 जनवरी 2025 को पहली बार लोकपाल दिवस मनाया गया। और इस संदर्भ में अगर हम PYQ की बात करें तो आप कमेंट में जवाब देकर जाइएगा कि पहली बार किस राज्य में लोकायुक्त का जो है वो गठन किया गया है, लोकायुक्त की स्थापना किस राज्य में पहली बार की गई। लोकपाल नहीं, लोकायुक्त की किस राज्य में की गई, ये आप कमेंट में बता के जाइएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग संसद में लाया गया, उस पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया है। उस संदर्भ में किस समिति का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। इसको करंट से जोड़ कर देखेंगे, क्योंकि करंट में इसका अक्सर ये न्यूज़ में बना था कि जलते नोट्स लगते मुद्दे, ऐसा हेडिंग बनाया जा रहा था। तो आपको बताना है कि इस पर अभी इन पर संसद में महाभियोग लाया गया मानसून सत्र में। तो गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है वर्तमान CGI भूषण रामकृष्ण गवई, या फिर पूर्व CGI संजीव खन्ना, या फिर पूर्व CGI DY चंद्रचूड़। कौन इस समिति के अध्यक्ष हैं, ये आपको बताना है। तो साथियों, इन पर जांच समिति गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं पूर्व CGI संजीव खन्ना, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 1975 के आपातकाल के 50 वर्ष पूर्व होने पर संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया। इसे एक ब्लैक डे के रूप में या काला दिन के रूप में गवर्नमेंट ने और उस तत्कालीन सरकार की जो ये नीतियाँ थी, उस संदर्भ में लोगों को जो कष्ट हुआ था मनाने का, इसे संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो कब मनाया गया, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 25 जून 2025, 26 जून 2025, 24 जून 2025 या 27 जून 2025। तो साथियों, 1975 में आपातकाल लागू किया गया था 25 जून को। तो इसके 50 वर्ष पूर्व होने पर ऑप्शन ए सही है कि 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम इतने प्रश्नों को देखा हमने आज के सेशन में, जिसमें हमने राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के PYQ के साथ साथ जो समसामयिक घटनाक्रम थे, चर्चा में थे, उन पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास किया। अगर साथियों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आपके जो आपने अभी तक पढ़ा था उसको रिकॉल करने में, रिवीजन करने में आपको सहायता मिली हो, प्रश्नों का अभ्यास करने में आपको आनंद आया हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह विशेष सेशन में हम आपको फिर मिलेंगे और प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और रिकॉल करेंगे। जब हम समसामयिक संदर्भ की बात कर रहे थे तो कब ये चीज़ें चर्चा में आई थी और कब ये घटनाक्रम घटित हुआ था, इससे अपडेट रहने के लिए आपको डेली बेसिस पर जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी घटनाक्रम डेली जो करंट अफेयर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगा। इस QR को स्कैन करके आप उससे जुड़ सकते हैं, तुरंत इसे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।